नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता, उसका 17वां भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक सुनते हैं। पम्मी के यहाँ पहुँचा तो अभी धूप थी। जेनी कहीं गई हुई थी। बर्टी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है। मैं सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थीं जिनमें लकड़ी के चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थीं और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थीं। पम्मी पर सातों रंग की छायाएं खेल रही थीं। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर लीं और बगल में बैठ गया। कपूर अपनी सुकुमार अंगुलियों से चंदर के हाथों को आंखों पर से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों में बेहद नशा भरकर सोन जूही की मुस्कान बिखेर कर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा वह ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। मैं पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा। फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी दुनिया वासना से इतना घबराती क्यों है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मानसलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी के मानसल बंधन में ही जाकर बुझ पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। चंदर के होठों को अपनी उंगलियों से दबाती हुई पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों को अनुभव किया करो, बोलते क्यों हो। चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेटा रहा। पम्मी की केसर सांसें उसके माथे को रह रह कर चूम रही थी और चंदर के गालों को पम्मी के वक्ष में लड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज़्यादा मुलायम सुकुमार बदन के छूटने पर अंगुलियां लाजवंती की पत्तियों की तरह सकुचा जाती। माला खोल ली, उसे उतार कर अपने हाथ में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उफन कर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियों के फूल सिहर उठे और एक मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। मैं कांप उठा, सचमुच कांप उठा। नशे में चूर वह उठकर बैठ गया और उसने पम्मी को अपनी गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग के धनुष की प्रत्यंचा की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ रही। तरुणाई का चांद टूटकर दो टुकड़े में हो गया था। वासना के तूफान ने झीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा कि पम्मी का दीप शिखा सा तन चंदर के तन में समा जाएगा। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद किए थी, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खुल उठा। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी थी। चंदर ने पम्मी के ओठों को जैसे अपने ओठों में समेट लेना चाहा। इतनी आग, नशा, ठाएं, सहसा बाहर बंदूक की आवाज़ हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बाहुपास ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंदर ने क्षण भर पम्मी के भरपूर यौवन को आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली। नशे में मखमूर सी चंदर की गोद से एक ओर लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदन ने उसके वस्त्र ठीक किए, फिर झुककर उसकी नशे में चूर पलकें चूम ली। ठाएं, बंदूक की दूसरी आवाज़ हुई। चंदर घबराकर उठा। यह क्या पम्मी, होगा कुछ, जाओ मत, अलसाई हुई नशीली आवाज़ में पम्मी ने कहा। उसे फिर खींच कर बिठा लिया और फिर बाहों में उसे समेट कर उसका माथा चूम लिया। ठाएं, फिर तीसरी आवाज़ हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ, जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा बर्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वह पिंजड़े के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए है। उसके घावों से बर्टी के पतलून पर खून चू रहा था। चंदर को देखते ही बर्टी हंस पड़ा। देखा 3 गोली में इसे बिल्कुल मार डाला। मैं तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना
और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था, उसे मैंने मार डाला, बर्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रूमाल निकाल कर फाड़ डाला, आधा रूमाल उसके नीचे बिछा दिया, आधे से उसका खून पोंछने लगा। फिर चंदर के पास आया, चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, मेरे दोस्त हो ना, जरा रूमाल दे दो। और चंदर का रूमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया, उसको रूमाल ओढ़ा दिया। बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बर्टी, बर्टी, पागल हो गए हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। ये क्या नाटक हो रहा है? बर्टी ने आंखें खोली, चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर कहा था कि जेनी से मैं नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूँगा, और तोते से मैं प्यार करता हूँ, इसे मार डालूँगा। कहा था कि नहीं? हाँ कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ अब पूछा तुमने। तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूँगा इसे मर जाना चाहिए था, इसीलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुँच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता तो ये उसका अन्याय है। वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह अन्याय नहीं सह सकता, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की भी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य था? हर एक की ज़िंदगी का लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान जाना। वह सत्य जान लेने के बाद अगर आदमी जिंदा रहता है तो उसकी ये असीम बेहयाई है। मैंने इसे ये सत्य दिखा दिया, फिर भी यह नहीं मरा तो मैंने मार डाला। तुम पूछोगी कि चरम सत्य क्या है? वह सत्य है, मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है, आदमी की हत्या गला घोंट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो, अब तुम जल्दी ही पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा, और वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया। चंदर उसके वक्त की रेशमाई गरमाई में डूब गया। जब वह लौटा तो बर्टी हाथ में खुरपा लिए गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, मैंने यहाँ उसे गाड़ दिया, ये उसकी समाधि है, और देखो आते जाते यहाँ सिर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका था, समझ लो वह 100% संत सुखदेव हो गया। अच्छा, चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो, रुको कपूर, फिर बर्टी ने पुकारा और पास आकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मानते हो कि नहीं, पहले मैं एक असाधारण आदमी था, अब भी हो? चंदर हंसते हुए बोला, नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूँ कपूर। देखो, तुम्हें आज रहस्य बताऊँ, वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उनका निषेध करता चलता है। जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित होता है। मैं तो कहूँगा असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब बर्टी? तुम तो दर्शन की भाषा में बोल रहे हो, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। भाई, चंदर ने कौतूहल से कहा। देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया, चाहे ये जीवन का सत्य ही क्यों न हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो अपना निषेध कर दे, लेकिन मैं अब साधारण आदमी हूँ, सस्ती किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है, आज मेरा तोता भी मर गया, मेरी असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। वह घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उफनी हुई चांदनी चूमी थी, उसने तरुणाई के चांद को स्पर्शों से सिहरा दिया था, उसने नीली बिजलियां चूमी थी, प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से खेल कर वह आ रहा था। वह पम्मी के होठों के गुलाबों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था, और उसकी नसों में बहते हुए रस में गुलाब झूम उठे थे। वह फिर सिर से पैर तक एक मदहोश प्यासा बना हुआ था। घर पहुंचा तो जैसा उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा हो। विनती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था,
वह भी शांत हो गया था। बिंती ने आकर खाना रखा। चंदर ने बहुत हंसते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, बिंती आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी, चंदन ने बहुत दिन पहले के स्नेह के स्वर में कहा। बिंती के पीठ में घूंसा मारकर उसे पास बिठाया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे, ले खा ले पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जागता है। बिंती के मन का सारा स्नेह सुधा सूख गया था। बिंती के मन का सारा स्नेह सूख गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमज़ोर होती है। ईश्वर न करे उसके हृदय की ममता को छू ले। वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो वह फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंदन ने जब वह यहाँ आई थी तभी उसके हृदय की ममता जीत ली थी, इसलिए चंदर के सामने सदा झुकती आई। लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखेर दिया। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसकी भौहों पर रखा रहता था। आज चंदर ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो लगा वह जाने कितने दिनों का भूला स्वर सुन रही है। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों न हो, लेकिन वह इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकती। यह वह भली प्रकार जानती थी। वह बैठ गई। चंदर ने एक कौर बनाकर बिंती के मुंह में दे दिया। बिंती ने खा लिया। चंदन ने बिंती की बाह में चुटकी काट ली। कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का, इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। बिंती ने बहुत दिनों के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते थे और हमें इल्ज़ाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफ़ी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिंती साल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छील कर आधे दाने खुद खा लिए, आधे बिंती के मुंह में दे दिए। बिंती ने धीरे से चंदर की अंगुली दांत से दबा ली। चंदर ने हाथ खींच लिया। बिंती उसी के पलंग के पास ही बैठ गई। बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो तुम्हें उठाकर फेंक दूँ? चंदर आज बहुत खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? बिंती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। जब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते हुए उसे देर नहीं लगती। अभी वह अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिराने बैठी हुई बिंती हल्का बादामी साल ओढ़े रह रह कर मुस्कुराती और गालों पर फूलों के कटोरे खिल जाते। आँख में एक नई चमक। चंदर थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने बिंती को खींचकर कुछ हिचकते हुए बिंती के माथे पर अपने ओंठ रख दिए। बिंती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंदर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियां चटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया है, लाओ सिल दूँ। चंदर को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर गुलानी। बिंती कितना समर्पण करती है उसके सामने वह, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, बिंती की बात दूसरी। बिंती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। बिंती आई, उसके कप में बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंदर एक बात कहें, मानोगे क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है। वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। ये बात गलत है बिंती। तुम इसलिए कह रही हो न कि तुम इसलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, ये नहीं। उसने तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी। कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नरक में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था बिंती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है तो क्या इसी से वह निंदनीय है? क्या वासना स्वतः में निंदनीय है? गलत। ये तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है बिंती। हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष ही खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी, तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष तो ये तो हमारी एक कवित्वमयी भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरे के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन, गुदगुदी की बिजलियाँ दी। एक बोली, देवता मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी। दूसरी दीप शिखा सी लहराकर बोली, दुनिया कुछ कहे, अब तो मेरा तन मन तुम्हारा है।
मैं तो बेकाबू हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे तो अंग अंग जैसे अलसाकर चूर हो गए तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए। मेरी तरुणाई पुलक उठी तुम्हारे आलिंगन में पिस जाने के लिए। मेरे लाज के बंधन जैसे शिथिल हुए जाते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ। कैसा नशा पिला दिया तुमने। मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए ओंठों से मेरे नरम गुलाबी ओंठ समेट लो ना। बताओ बिनती, क्यों पहले की भावना ठीक है कि दूसरे की प्यास गलत। विनती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ। जिसके जीवन में वह प्यास जग जाती है वह फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग दिया, जिसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है विनती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगी कि सुधा से मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वह कितने दिन टिकी। और तुम ये कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है। तुम आज की ही घटना लो। तुम ये तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर उसकी बात जाने दो, बिनती बोली। नहीं, बात आ गई तो मैं साफ कहता हूँ, आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया, क्यों जानती हो। पम्मी ने आज अपने बाहुफास में कसकर जैसे मेरे मन में सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद मैं फिर पिशाच नहीं, आदमी हूँ। ये वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ही ले जाती है। बिनती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोली, लेकिन एक बात और पूछूं बिनती। क्या। बहुत अजब सी बात है, सोच रहा हूँ पूछूं या ना पूछूं। पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर ओंठ रख दिए, तुम कुछ भी नहीं बोली। मैं जानता हूँ कि यह कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। बिनती थोड़ी देर तक चुपचाप अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर साल के एक छोर से दूसरा डोरा खींचते हुए बोली, चंदर मैं अपने को कुछ समझ नहीं पाती। सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरे मन में तुम जाने क्या हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति, उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास, उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सबसे ज़्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी स्नेह है, तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते नहीं दीदी अब कैसी हो गई हैं। तुम देखो तो आंसू। बस बस, चंदन ने अपने हाथ से विनती का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत करो, तुम्हें कसम है। जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुरेदने से क्या फ़ायदा। अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर विनती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी ज़िंदगी से हटा दो। ये नहीं हो सकता विनती। चंदर बोला, और जो कहो मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। छी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो। काफ़ी रात हो गई थी। चंदर लेट गया। बिनती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिनती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा, दुनिया गलत कहती है, वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी से उसे जो कुछ मिला वह अगर पाप है तो आज चंदन ने जो बिनती को दिया उसमें कितनी क्षमा, कितनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी। उसके बाद बिनती को वह बहुत दुलार पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वह घूमने जाता तो बिनती को भी ले जाता। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों की दावत दी। बिनती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। बिनती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहाँपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग आ गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। बिनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। बिनती कुछ क्षण तक एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा अब भी वैसी हो
लेकिन तुम पर विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर अभी कभी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर लिखना, मैं चली आऊँगी, समझे। वे चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिनती के जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता, शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। कार पम्मी और चंदर को लेकर दूर दूर तक चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय कर लिया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह एक हफ्ते डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी भी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि चंदर के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया। वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डुबो चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था ये पम्मी की निगाहों के बदले और स्पर्शों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया। ये ओठ कभी अलग ना होंगे। वह बाहु पास इसी तरह से उसे घेरे रहेगा। पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपोलों को सिहराती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम, दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप भी हल्की पड़ गई। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा, सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य देखने लगा। बड़ी उदासी सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ दो एक साइकिल सवार लू बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए चले आ रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी आ रहा था। जाओ बर्फ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेला वाले को बुलवाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तोड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेले वाले ने ठेला पीछे किया, रिक्शा अंदर आया। रिक्शा में कोई पर्दा नसीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दा नसीन यहाँ आ सकती है। रिक्शे से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वह सफ़ेद रेशम की सलवार, सफ़ेद रेशम का चुस्त कुर्ता, उस पर बहुत हल्के सरवती फालसई रंग की चुन्नी ओढ़े हुए थी। वह उतरी और रिक्शा वाले से बोली, अब घंटे भर में आकर मुझे ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया, सीधे अंदर चल दी। चंदर को बड़ा अचरज हुआ, ये कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफ़ी से अंदर चल दी। उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दें, फिर उसने नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आया, अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य, कुछ चिंता की रेखाएं थीं। अब चंदर ने उसे देखा। एक सामने लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी, बड़ी आँखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी थी, हंसने में भी असक्त थी। चेहरे पर एक पीली छां थी। ऐसा लगता देखने से ही लड़की दुखी है, पर अपने को संभालना जानती थी। वह आई बड़ी फीकी मुस्कान के साथ, बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया। ये तो चंदर को जानती भी है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप और बिनती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिनती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में है, वह उन्हीं के साथ पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंदर ने कुर्सी खिसकाकर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? अब नौकर हो गए होंगे। जी हाँ, चंदर ने अचरज में डूब कर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रहे हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं ज़रूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझ गया, आप गेसु हैं। जी हाँ। और गेसु ने बहुत तमीज़ से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो ही गईं।
अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा। अख्तर मियाँ मज़े में हैं। आपको ये सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर गेसु बोली। उसकी पीली आंखों में और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप लोगों को एक दावत ज़रूर देंगी। आप हम लोगों को एक दावत ज़रूर देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा ने